नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 258 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया? निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोक्सिया का प्रारंभिक लक्षण है? ए साइनोसिस, बी ब्रेडिकार्डिया, सी रेस्टलेसनेस एंड डी हाइपोटेंशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेस्टलेसनेस। बेचैनी होना या रेस्टलेसनेस होना यह प्रारंभिक लक्षण होता है हाइपोक्सिया का, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया include restlessness, anxiety, tachycardia, and confusion, as the brain is sensitive to oxygen deprivation. Cyanosis is a late sign appearing when oxygen saturation is critically low. तो हाइपोक्सिया का जो प्रारंभिक लक्षण होता है यह रेस्टलेसनेस होता है, जिसको कि चिंता, बेचैनी लक्षण फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो इसका लेट साइन है वो होता है साइनोसिस। साइनोसिस तब दिखाई देता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन गंभीर रूप से कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइपोक्सिया का जो पहला साइन हुआ यह हुआ रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस इन ए क्रिटिकली इल पेशेंट? गंभीर रूप से बीमार रोगी में तरल मात्रा की स्थिति का सबसे विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? ए बॉडी वेट, बी यूरिन आउटपुट, सी ब्लड प्रेशर एंड डी सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो यहां पर जो बात हो रही है, गंभीर रूप से बीमार रोगी में तरल की मात्रा मींस फ्लूइड वॉल्यूम का जो स्टेटस है वह सही है या नहीं सही है, इसका जो सबसे विश्वसनीय यहां पर संकेतक है यह होता है यूरिन आउटपुट। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरिन आउटपुट इज द मोस्ट रिलायबल क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ ए पेशेंट्स फ्लूइड बैलेंस एंड किडनी परफ्यूजन। ए यूरिन आउटपुट ऑफ greater than 30 ml per hour suggests adequate perfusion, while less than 30 ml per hour may indicate hypovolemia or renal dysfunction. तो जो यूरिन उत्पादन होता है, यूरिन आउटपुट होता है, कम से कम 1 घंटे में 30 ml होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मान के चला जाता है कि कोई ना कोई या तो किडनी की समस्या आ चुकी है या हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन है। तो इस प्रकार से यहां पर जो करेक्ट आंसर होता है हम लोगों के पास यह है यूरिन आउटपुट एक ऐसा संकेतक है जो कि तरल की मात्रा को बताने का सबसे अच्छा संकेतक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड यूजिंग द स्नेल चार्ट? कौन सी कपाल तंत्रिका स्नेल चार्ट से परीक्षण की जाती है? ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व एंड फेशियल नर्व। तो जब बात होती है स्नेल चार्ट की, तो स्नेल चार्ट जैसे आप लोग चश्मे की दुकान पर जाएं तो वहां पर जो आपको इस प्रकार से शब्द देखने को मिलते हैं, जो वहां पर एक चार्ट टंगा होता है जिससे कि हम लोग देखते हैं कि हमें कितना दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको स्नेल चार्ट बोलते हैं। अब आपको मालूम चल गया होगा कि ये बात है देखने से संबंधित, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिक नर्व। द स्नेल चार्ट is used to test visual activity which is primarily controlled by the optic nerve, that is cranial nerve second। स्नेल चार्ट का उपयोग दृष्टि क्षमता के परीक्षण के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स? फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? इंक्रीजेस oxygen absorption, reduces alveolar surface tension, improve
लंग कॉम्प्लायंस एंड प्रिवेंट्स निमोनिया। तो यहाँ पर जो फेफड़ों में सर्फेक्टेंट्स का मुख्य कार्य होता है, यह होता है एल्वियोलर सतह तनाव को, यानी कि एल्वियोलर सरफेस टेंशन को कम करना। इसलिए इस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूसेस एल्वियोलर सरफेस टेंशन। Surfactant produced by type 2 alveolar cells reduces alveolar surface tension, preventing alveolar collapse, that is called atelectasis, especially in neonates with respiratory distress syndrome. सर्फेक्टेंट जिसे टाइप 2 एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे कि जो नवजात शिशुओं में सिंड्रोम होता है, एक जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उससे बचाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ इरिथ्रोपाइसिस इन एडल्ट्स? एडल्ट्स में इरिथ्रोपाइसिस का प्रमुख स्थान है लीवर, स्प्लीन, रेड बोन मैरो, किडनी। तो जब बात यहां पर आती है इरिथ्रोपाइसिस, तो इरिथ्रोपाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होना ही इरिथ्रोपाइसिस कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो इरिथ्रोपाइसिस की क्रिया होती है संपन्न, यह रेड बोन मैरो में होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन एडल्ट्स इरिथ्रोपाइसिस मीन्स आरबीसी प्रोडक्शन occurs in the red bone marrow of the long bones, femur, humerus, pelvis, ribs, and sternum. In fetus, erythropoiesis occurs in the liver and spleen. और जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, उसमें इरिथ्रोपाइसिस की जो क्रिया होती है वह लीवर और स्प्लीन में होती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू मेजर द वेसल बॉडी टेम्परेचर फॉर ओव्यूलेशन डिटेक्शन? ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर मापने का आदर्श समय कौन सा है? आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर स्लीपिंग, इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, ड्यूरिंग द आफ्टरनून। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप। जागने के तुरंत बाद यह ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर मापने का सबसे आइडियल टाइम होता है। जब बात करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर की, तो ऐसा टेम्परेचर होता है जो व्यक्ति में आराम के दौरान जो टेम्परेचर व्यक्ति प्राप्त करता है उसे ही बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। तो सुबह जागने पर यह टेम्परेचर लिया जाता है और इसका उपयोग ओव्यूलेशन को ट्रैक करने, प्रजनन क्षमता की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर एनी फिजिकल एक्टिविटी। बेसल बॉडी टेम्परेचर को सुबह सबसे पहले किसी भी शारीरिक गतिविधि से पहले मापा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को इस प्रकार की पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 9450783554, और इसकी जो पीडीएफ है पर डे आपको व्हाट्सएप से प्राप्त हो जाएगी, जिसके चार्जेस आपको अलग से व्हाट्सएप में बता दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the most serious complication of myocardial infarction? निम्नलिखित में से मायोकार्डियल इंफार्क्शन की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? ए कार्डियोजेनिक शॉक, बी हाइपरटेंशन, सी एट्रियल फिब्रिलेशन एंड डी पेरिकार्डाइटिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्डियोजेनिक शॉक मायोकार्डियल इंफार्क्शन की सबसे गंभीर जटिलता होती है। Cardiogenic shock is the most serious complication of MI, occurring when the heart is unable to pump enough blood to meet the body's demand, leading to multi-organ failure.
कार्डियोजेनिक शॉक मायोकार्डियल इंफार्क्शन की सबसे गंभीर जटिलता है। यह तब होता है जब हृदय शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार रक्त को पंप करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का पहला संकेत कौन सा होता है? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, बेचैनी और भ्रम की स्थिति होना, यह आईसीपी बढ़ने का पहला संकेत होता है। The earliest sign of increased ICP is altered mental status such as restlessness, confusion, or irritability. As ICP increases further, Cushing's triad, that is hypertension, bradycardia, irregular respiration develops. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का सबसे पहला संकेत मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि रेस्टलेसनेस, जिसको हिंदी में बेचैनी बोलते हैं या व्यग्रता भी कहते हैं, भ्रम या चिड़चिड़ापन। जब आईसीपी और बढ़ता है तो कुशिंग ट्रायड विकसित होता है, जिसमें उच्च रक्तचाप, ब्रेडिकार्डिया और अनियमित श्वास शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the most common cause of hospital acquired infection? अस्पताल में प्राप्त होने वाले संक्रमण का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Catheter associated urinary tract infection is the most common hospital acquired infection. Prolonged catheterization increases the risk of infection due to bacterial colonization. Next question, which type of shock is caused by severe allergic reaction? इनमें से कौन सा शॉक गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण होता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। तो करेक्ट आंसर होगा गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के कारण जो शॉक होता है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन caused by an allergic reaction leading to massive vasodilation, airway swelling, and hypotension. Treatment includes epinephrine, antihistamines, and corticosteroids. तो जो एलर्जिक रिएक्शन के कारण, किसी दवा के कारण, रिएक्शन के कारण जैसे जब जो शॉक पैदा होता है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोला जाता है, और यह एक लाइफ थ्रेटनिंग गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वैसोडाइलेशन होगा, मींस जो ब्लड वेसल होगी वो डायलेट हो जाती हैं, एयरवे में सूजन आ जाती है और बीपी डाउन हो जाएगा। तो इसका जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो होता है एपिनेफ्रिन, जिसको कि एड्रीनेलिन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफाइलेक्टिक शॉक। Which vaccine is contraindicated in pregnancy? गर्भावस्था में किस टीके का निषेध किया जाता है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, टेटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एमएमआर वैक्सीन गर्भावस्था में निषेध किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। The MMR, measles, mumps and rubella vaccine contains live attenuated viruses and is contraindicated in pregnancy due to the risk of fetal harm. Pregnant women should receive inactivated vaccines like the influenza and Tdap vaccines. MMR टीका जिसमें जीवित कमजोर वायरस होते हैं
गर्भावस्था में निषिद्ध होता है क्योंकि यह भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भवती महिलाओं को केवल निष्क्रिय टीके जैसे कि इन्फ्लुएंजा और टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस टीका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which electrolyte imbalance is associated with Chostak and Trousseau sign? चॉस्टेक और ट्रूसो संकेत किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से जुड़े होते हैं? ए हाइपरकैलेमिया, बी हाइपोकैल्सीमिया, सी हाइपरनेट्रीमिया एंड डी हाइपोमैग्नीसीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया। यह ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि ट्रूसो साइन और चॉस्टिक साइन में देखने को मिलता है। चॉस्टिक साइन मीन्स फेशियल ट्विचिंग एंड ट्रूसो साइन कार्पल स्पास आर क्लासिक साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। चॉस्टिक संकेत मीन्स होता है चेहरे की ऐंठन और ट्रूसो संकेत मीन्स होती है हाथ की ऐंठन। हाइपोकैल्सीमिया के क्लासिक संकेत हैं। हाइपोकैल्सीमिया का कारण हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन डी की कमी या क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which vitamin deficiency causes Wernicke-Korsakoff syndrome? कौन से विटामिन की कमी से वर्निक-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम होता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन B1। Wernicke-Korsakoff syndrome is caused by a deficiency of vitamin B1, commonly seen in chronic alcoholics. Symptoms include confusion, ataxia, and ophthalmoplegia. Wernicke-Korsakoff syndrome विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जो आमतौर पर शराब की लत वालों में देखा जाता है। मीन्स जो व्यक्ति शराब के आदी हैं उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, जिसके कारण यह सिंड्रोम पैदा होता है, जिसको वर्निक-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। और इसके लक्षण है भ्रम, एटैक्सिया, आंखों की मांसपेशियों की कमजोरी, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोप्लेजिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? स्ट्रेस, स्पाइसी फूड, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एंड डी एल्कोहल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन which damages the stomach lining and leads to ulcer formation. पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण है, जो पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है और अल्सर का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? यूट्राइन एटोनी, रिटेन्ड प्लेसेंटा, यूट्राइन रप्चर, कोआगुलोपैथी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूट्राइन एटोनी पीपीएच का सबसे कॉमन कारण होता है। यूट्राइन एटोनी इज द लीडिंग कॉज ऑफ postpartum hemorrhage where the uterus fails to contract effectively after delivery. यूट्राइन एटोनी पीपीएच का प्रमुख कारण है, जिसमें डिलीवरी के बाद गर्भाशय ठीक से संकुचित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड? ब्लड में एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, सी ब्लड क्लॉटिंग, डी इम्यूनिटी बूस्टिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर इज द लीडिंग फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड।
Albumin helps in maintaining oncotic pressure, preventing fluid leakage from blood vessels into tissues and acts as a transport protein. एल्ब्यूमिन ऑनकोटिक दबाव बनाए रखने में मदद करता है, जिससे रक्त वाहिकाओं से ऊतकों में तरल पदार्थ का रिसाव नहीं होता है। यह एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, Which is the most common site of deep vein thrombosis? डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सबसे आम स्थान कौन सा है? अपर लिम्स, लोअर लिम्स, एब्डोमेन, नेक वेन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लोअर लिम्ब डीबीटी का सबसे कॉमन साइट होती है। डीवीटी most commonly occurs in the deep veins of the legs, particularly in the calf region. डीबीटी पैरों की गहरी नसों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, Which of the following is an early symptom of septic shock? सेप्टिक शॉक का प्रारंभिक लक्षण कौन सा है? हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कोल्ड क्लेमी स्किन, साइनोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टैकीकार्डिया सेप्टिक शॉक का प्रारंभिक लक्षण होता है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक, टैकीकार्डिया occurs as the body tries to compensate for reduced blood flow and oxygen supply. सेप्टिक शॉक के प्रारंभिक चरण में टैकीकार्डिया होती है क्योंकि शरीर कम रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति की भरपाई करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज? वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड हाइपरटेंशन। यहां पर रूमेटिक हार्ट डिजीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का जो मुख्य कारण होता है, यह होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा।